हेलो एवरीवन। हाँ, कैसे हो? तो आज मैं जो उड़ान टेस्ट सीरीज का जो आपका चैप्टर वाइज टेस्ट 5 है नंबर है, उसमें जो आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर जो सवाल आए थे उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जो सवाल होते हैं वो ज्यादातर होते हैं, उसमें दिक्कतें आती है। तो उड़ान 2.0 पीसीबी टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज टेस्ट नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल जो था आपका था 54 नंबर का, है ना। पहले 3 सवाल जो है इनऑर्गेनिक के हैं आप लोगों के, तो वो थोड़े थ्योरेटिकल सवाल या कुछ सॉल्विंग के वो आपके हो जाएंगे। मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा देता हूं अभी यहाँ पे। अब ये और उसको छोड़ के अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे यहाँ पे आके मिल सकते हैं, है ना। चलो, फॉर द रेडॉक्स चेंज जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है ना। उसके बाद जिंक 2 प्लस में कन्वर्जन हो रहा है जिंक का, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है और कॉपर में कन्वर्जन हो रहा है। तो ये वाला रिएक्शन है आप लोगों का डैनियल सेल का, टेक्स प्लेस इन अ सेल और उसका ई नॉट सेल गिवन है 1.1 वोल्ट। तो ई सेल पूछा है तो हमारे पास फॉर्मूला है, आपको भी पता है। जैसे हमारे पास ई सेल इक्वल्स टू है ई नॉट सेल, फॉर्मूला हमारे पास ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन। तो एन की वैल्यू यहां पे आपको समझ में आई होगी, 2 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, सो डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग क्यू होता है, एंड क्यू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज 1 डिवाइड बाय 0.1, दैट इज ये ऊपर जाएगा log 10 1, दैट इज और ई नॉट सेल है 1.1 और 0.059 बाय 2 दैट इज 1.1 माइनस 0.0295। तो ये आपका कैलकुलेशन आएगा 1.07। ओके, अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला वाला सवाल आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 57 था, लेकिन इस सवाल में थोड़ा करेक्शन था क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे सवाल अलग था और उसमें जो ग्राफ है वो अलग आ गए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस सवाल को बोनस कर दिया था, जैसे आपको आंसर की मिले होगी उसमें भी दिया है। इसमें एक्चुअली रेजिस्टेंस वर्सेस सेल कांस्टेंट का ग्राफ था और क्वेश्चन में एक्चुअली मास प्रोड्यूस्ड वर्सेस चार्ज, है ना, जो फैराडेज का फर्स्ट लॉ है उसके बारे में सवाल था, तो इसको हमने बोनस कर दिया है। अगला वाला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 65 में देखो क्या दिया है। उन्होंने बोला है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट 2.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी वाज लिबरेटेड एट एनोड, है ना। जब हम सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 का हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस तो मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है। आपको भी पता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट, तो उनका कहना है कि अगर 2.4 लीटर ऑक्सीजन मिलता है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2, लेकिन ये वेट और इक्विवेलेंट वेट यानी वेट ग्राम वाली क्वांटिटी ना, तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो मुझे लगेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लोगों को पता है इक्विवेलेंट वेट सबके पता है, तो उसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी निकलते हैं, है ना। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे इसको वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 कर देंगे। अभी मुझे O2 का वॉल्यूम तो गिवन है, मुझे चाहिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम। आपको याद होगा कि 2 ग्राम यानी 1 मोल H2 का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का होता है 1, तो 22.4 वॉल्यूम है 2 ग्राम का, तो 11.2 होगा 1 ग्राम का, यानी इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 कितना होता है 11.2 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम है, तो 22.4 मतलब O2 मतलब 32 ग्राम है, तो 8 ग्राम का मतलब होता है 5.4 लीटर, है ना। देखो क्या बता रहा हूं मैं, ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन का जो वेट है है उसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है हाइड्रोजन का 8 ग्राम, तो इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना आएगा ना, तो वो आएगा 22.4 इंटू 8 डिवाइड बाय 32, दैट इज 8 4 32, ये आएगा, है ना, कितना आएगा 5 पॉइंट, देखो 24 है, हाँ, तो 5.6 लीटर आएगा, सॉरी। सो दिस इज 5.6 लीटर, राइट।
वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना है, वॉल्यूम ऑफ O2 गिवन है दैट इज 2.4, इसको आप अगर सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर 4.8 लीटर। गॉट इट? ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं कहां पे। अगला वाला सवाल देखो, 3 तो हो गए इसमें। अगला वाला सवाल था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 71। यस, 71 वाला सवाल था इसमें। 70 पूछा है, आसान सा सवाल था। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C इज गिवन बाय। तो आपको ये वाला फॉर्मूला पूछा है, आपको याद है ये क्या? कैपिटल लैम्बडा C मतलब मोलर कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, कैपिटल लैम्बडा इनफाइनाइट यानी मोलर कंडक्टेंस है ना, मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना। तो इसका एक रिलेशन पता है आपको, याद होगा कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल लैम्बडा C अपॉन कैपिटल लैम्बडा इनफाइनाइट। बस k की वैल्यू में ऐड कर देना है, k इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आप अल्फा की वैल्यू अगर इधर रख देते हो तो आपको याद होगा है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सेकंड इसका है ना फाइनल इक्वेशन बनता है। ओके, आप ये एनसीईआरटी से भी चेक कर सकते हो। अगला वाला सवाल है 72 है हमारे पास, बहुत आसान सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन ड्राई सेल? ड्राई सेल याद होगा आपको है ना, सबसे पहला दिया हुआ एनसीईआरटी में ड्राई सेल प्राइमरी सेल है ना, जिसमें आप मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड इस्तेमाल करते हो मतलब इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये है, आप जब कैथोड बनाते हो, एनोड जिंक कंटेनर का होता है, कैथोड होता है कार्बन ब्लैक विथ MnO2 है ना, यानी ये भी प्रेजेंट है। सोडियम क्लोराइड इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका आंसर 4 है। तो ये बहुत सारे बच्चों का सही आया होगा। अगला वाला सवाल देखते हैं, 72 हो गया हमारे यहाँ पे। अगला, अच्छा अभी आगे चल के कंटिन्यूअसली है हमारे फिजिकल के, यहाँ पे देखते हैं। इनॉय का सॉल्यूशन भी हम कल इसमें आपको डाल देंगे। ओके, इन H2O2 फ्यूल सेल द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड इज। तो H2O2 फ्यूल सेल में याद करेंगे कि H2 का एनोड बनाते हैं हमेशा है ना, H2 का क्या बनता है? एनोड बनता है, और O2 का क्या बनता है? कैथोड बनता है। H2 का एनोड और O2 का कैथोड। तो सिंपल सी बात है, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो O2 का रिडक्शन होगा। तो ये वाले दो चीजें तो यहाँ पे चले जाते क्योंकि उसमें O2 है ही नहीं, बचते 2 है। लेकिन आपको याद होगा कि H2 बनाता है, O2 नहीं बनाता है ना, तो इसका आंसर है फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला सवाल, गिवन L by A is equals to 0.5, R equals to 50, normality equals to 1, the equivalent conductance of the electrolytic cell is। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी गिवन लेकिन कप्पा गिवन नहीं, लेकिन कप्पा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कप्पा इक्वल्स टू आपको पता है 1 बाय आर इंटू बी होता है, दैट इज L बाय A होता है ना, L बाय A का मतलब B है। तो यहाँ पे 1 बाय आर दैट इज 1 बाय 50 इंटू बी आप लोगों का 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 10 टू द पावर -2 है ना। सो कैपिटल लैम्बडा EQ इक्वल्स टू होगा, कप्पा है 10 टू द पावर -2 इंटू 1000 यानी 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी 1। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 10, दैट इज फोर्थ आंसर। ओके, आसान सवाल था। अगला वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर्स एट कैथोड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, है ना। चार्जिंग होते वक्त, तो आपको पता है चार्जिंग होते वक्त है ना, चार्जिंग होते वक्त जो रिएक्शन एनोड पे होता है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे एनोड पे Pb टू PbSO4 बनता है डिस्चार्जिंग के वक्त, Pb एनोड पे रिएक्शन होता है Pb टू PbSO4, कैथोड पे होता है PbO2 टू PbSO4। इसका आंसर की मैं 1 दिया था, बाद में इसको करेक्ट कर दिया है ना। अभी जो रिएक्शन आप लोगों का मतलब चार्जिंग के वक्त क्या होगा, चार्जिंग के वक्त इसके ऑपोजिट रिएक्शन होते हैं। एनोड पे PbSO4 टू Pb और कैथोड पे PbSO4 टू PbO2। तो कैथोड पे बोला है PbSO4 टू PbO2, दैट इज दिस इज द फोर्थ आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला सवाल 76, इन द फॉलोइंग बैटरीज अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज। सही है, निकेल कैडमियम में बेस होता है इलेक्ट्रोलाइट में KOH। मॉडिफाइड लेकलाइन की सेल में आपको याद होगा कि अमोनियम क्लोराइड को निकाल के KOH या NOH बना दिया था। मर्क्यूरी सेल में भी बेसिक कंडीशन यूज करते हैं, KOH यूज करते हैं उसमें, है ना। तो सब में अल्कलाइन है, ऑलरेडी ऊपर दिया है ना इन्होंने, अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट से मतलब बेस है। तो उनका कहना है कि सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ OH माइनस इन। तो OH माइनस के ऊपर सेल पोटेंशियल डिपेंड नहीं है,
ऐसा कौन सा है? यानी आप लोगों को ये तीनों सेल के रिएक्शन जो है वो आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें ओवरऑल रिएक्शन में यानी फाइनल रिएक्शन में OH माइनस नहीं आता, यानी सेल पोटेंशियल में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं होता है, वो कैंसिल हो जाता है। एनोड कैथोड के ना OH माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी फाइनल ओवरऑल रिएक्शन में जिसमें हम सेल पोटेंशियल में फाइनल रिएक्शन लेते हैं ना, ई सेल जब निकालते हैं तो फाइनल रिएक्शन लेते हैं और फाइनल रिएक्शन में OH माइनस नहीं आता तीनों भी इसमें ओवरऑल रिएक्शन में, इसलिए इसका आंसर है थर्ड, दैट इज 1 2 3। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, बहुत आसान सवाल था, दोनों छोड़ के इधर कोई भी नहीं है, कैल्शियम 2+ और Cl-, तो आपका जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जाएगा, आपको कैल्शियम देगा, Cl- एनोड की तरफ जाएगा Cl2 देगा, तो आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है? कैल्शियम सल्फर फॉस्फोसोडियम। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, अगर ये एक्वस होता तो अलग बात थी। अगला वाला सवाल उसी से रिलेटेड है। इनका कहना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस आपने कैरिड आउट किया तीनों सेल में, पहले सेल में कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, सेल बी में कॉपर सल्फेट लिया लेकिन इसके साथ साथ आपने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, मतलब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लिया, इसमें इनर्ट है इसमें रिएक्टिव है। इन अ सेल सी केसीएल सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग प्लैटिनम, मतलब केसीएल यूजिंग प्लैटिनम। तो आपको याद होगा हम क्या करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में एक्वस सिस्टम में आपको याद होगा अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है कॉपर 2+, सल्फेट 2-, उसके साथ साथ एक्वस सिस्टम में तो इसके साथ साथ H+ भी आएगा और OH- भी आएगा। तो जब इनर्ट इलेक्ट्रोड में हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो कैटायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। तो कॉपर 2+ में और H+ में रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर 2+ का है तो वो चला जाएगा, नीचे बचेगा H+। सल्फेट और OH- में OH- चला जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये चला गया, तो बचा क्या H+ और सल्फेट यानी एसिड, यानी pH कम हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इन सेल ए द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज, सही है क्योंकि H2SO4 बचा, ये दोनों ऊपर चले गए। सेम तरीके से कॉपर सल्फेट निकालेंगे तो आपको याद होगा कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे क्योंकि कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का ही रिडक्शन होता है, यानी कोई कहीं पे नहीं जाएगा, जितना H+ उतना ही OH-, मतलब सेल बी में pH रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? तो ये भी सही है। बचा लास्ट वाला, तो देखो दो तो हो गए यहाँ पे, मतलब ऑल ऑफ द अबव तो आई है ना, pH आप तीसरे का निकाल सकते हो इसी तरीके से, KOH बचेगा ना, उसका आंसर आ जाएगा। अगला वाला कोहल-रॉस, दिस इज वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बट ये आपको सोचने पे मजबूर करता है, थोड़े सेंटेंस वाइज या वर्ड वाइज आपको थोड़ा देखना पड़ता है इसमें। कोहल-रॉस क्या कहता है कि आप किसी भी कंपाउंड का इनफाइनाइट लेवल पे डाइल्यूशन करते हो तो हर आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट होता है, किसी का किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं बचता, रिलेशन नहीं बचता, तो फ्रीली मूव करते हैं, यानी मैक्सिमम कंडक्टेंस अपना देते हैं सॉल्यूशन में इन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इन चारों में आप लोगों को एक ऐसा ऑप्शन दिया जहां पे वो उनका कहना है, पहला है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अदर आयन, यानी उनका कहना है कि भाई दूसरा आयन जो है ना उसके साथ ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ना, तो कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरे में भी दिया है व्हाटएवर बी द इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोड व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोड। तीसरा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, यहाँ पे बस बोला था कंडक्टेंस, यहाँ पे क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे कंडक्टेंस, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम बात करते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड आता है तो वो इक्विवेलेंट अमाउंट में, है ना, वो आयंस देता है ना। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है, देखो कौन से नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है। तो दिस इज स्पेसिफिक, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, सो ये आप लोगों का आंसर होना चाहिए। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिलेटेड विद, ये तो बहुत आसान सवाल था, एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन आयन, इक्विवेलेंट वेट, आपको पता है फैराडेज लॉ सेकंड, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, अगर हम सेम टाइम के लिए सेम करंट पास करते हैं तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तैयार होता है, यानी थर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, 80 हो गया, आगे देखते हैं 81 नंबर का सवाल है। 81 नंबर के सवाल में देखिए आप लोगों को बोला है कि भाई ई नॉट गिवन है आप लोगों को, Fe2+
+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe आपको गिवन है, जिसका E0 आपको दिया है x1, और दूसरा रिएक्शन है Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, और इसका E0 आपको गिवन है x2, और पूछा है व्हाट इज E0 फॉर Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन टू Fe2+। तो हमने इसमें एक चीज सीखी है क्या, कि तीसरे रिएक्शन में कितना चेंज है वो देखना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज लाना है मुझे, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी मुझे सेकंड में से पहला रिएक्शन माइनस करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन आ जाएगा। यानी इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ रहा है, अगर सब्सट्रैक्शन से आता है तो E0 3 इक्वल्स टू व्हाट है ना, x1 या E0 1 इंटू N1 है ना, माइनस E0 2 है ना। तो यहाँ पे ये E0 मान लो इसको 1 और 2 लेते हैं, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो E0 2 इंटू N2 माइनस E0 1 इंटू N1 बाय N3। N ये आप लोगों का मान लो N2 है, ये N1 है और ये N3 है। तो आपको पता है N3 की वैल्यू तो 1 है, तो बस E0 2 हाफ है, सो x2 इंटू N2 है 3 माइनस x1 into 2 divided by 1, so 3x2 minus 2x1, so first is the answer। उसके अगला copper cannot replace dash dash from the solution। कौन किसको डिस्प्लेस करता है, नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस करते हैं। तो यहां पे देखो कॉपर बहुत ऊपर है, लेकिन कॉपर के ऊपर भी कौन आता है, छापा। आपको याद होगा हमने एक ट्रिक भी लिया था, देखो छापा, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। तो कॉपर के ऊपर कौन कौन है, गोल्ड है, Ag है, Hg है। तो यानी इसका मतलब है कि ये कॉपर ये तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर है ना, नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस करते हैं, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस। तो बचा Fe उसके नीचे, Fe कॉपर को या Fe सबको डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, उसको नहीं डिस्प्लेस कर सकता है, वो सबको कर सकता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी विथ वाटर, बहुत आसान सवाल है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। तो यहाँ पे आपको पता है कि वो जो सीरीज है ना, लिका काना मागुन आली जिंक फेकोनी, लिका काना मागुन के पहले आता है, काना मागुन मागुन, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, आली आली है ना, जिंक फेकोनी है ना, जिंक आएगा उसके बाद। यानी आपको पता है यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा आप लोगों का ये वाला। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलो 83 हो गए, तो यहाँ पे 83 वाले ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आप लोगों का 84 नंबर का। इन्होंने कहा कि प्लैटिनम H2 gives pH equals to 1, pH equals to 2 gives H2, 1 atmosphere partial pressure is 1 atmosphere, the cell reaction for the given cell is spontaneous, non-spontaneous, equilibrium, none of this। तो आपको याद होगा अगर E सेल आप लोगों का 0 आता है तो इक्विलिब्रियम, E सेल अगर पॉजिटिव आता है तो है ना, एक इक्वेशन देखो डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NFE। अगर आप लोगों का E सेल निगेटिव आता है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G पॉजिटिव आएगा। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो ये निगेटिव आएगा, मतलब डेल्टा G निगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम एलिमेंट का हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला हमने देखा था इसमें, ई सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल 0 होता है, तो ई सेल इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.059, तो ई सेल तो चला गया, माइनस 0.059 बाय n, n की वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे क्योंकि H2 to 2H प्लस है, 2 इंटू लॉग ऑफ Q होता है, और Q निकालना है तो आपको थोड़ा रिएक्शन निकालना, या अच्छा यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला सीखा था, यहाँ पे जो फाइनली pH के बारे में आता है ना, तो वो फॉर्मूला मैं लिख के देता हूं आपको। E0 सेल तो 0 है, ई सेल इक्वल टू आता है देखो 0.059 अपॉन इंटू पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड। तो सिंपल सी बात है, एनोड का पीएच 1 है और इसका 2 है, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस, यानी ई सेल आपका आ जाएगा माइनस में, यानी इसका सिंपल सा मतलब है क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। क्यों, क्योंकि ये माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा G पॉजिटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
becomes equal to standard electrode potential when reactants and product concentration is. नस्ट इक्वेशन सीखा है ना, सही है। ई सेल इक्वल्स टू क्या, ई नॉट सेल। ये पूछ रहे कि ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल का आएगा तो माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू होता है। तो क्यू में प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 है तो log 1 0 आएगा, मतलब आपका आंसर ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल आएगा। अगला वाला 85 यहाँ पे हो चुके हैं हमारे। अगला वाला सवाल देखो, हम जाते 87 के ऊपर, ठीक है। 87 नंबर का सवाल है यहाँ पे। A hydrogen electrode is dipped in a solution of pH 3 at 25 the potential of the cell। देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है, सॉल्व एग्जांपल में आपको दिया, इंडेक्स क्वेश्चन वाला सवाल है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हम इसका जनरली क्या करते हैं, हम एसआरपी ही कंसीडर करते हैं ना हमेशा, आईयूपीएससी ने बोला है। तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन लेंगे, मतलब हम लेंगे 2H प्लस 2H2, ठीक है, 2H प्लस 2H2 लेंगे। अभी H प्लस pH 3 है, मतलब H प्लस कितना है, 10 टू द पावर आप लोगों का -3 है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया तो 1 लेते फॉर एग्जाम्पल, दिया ही नहीं तो। अच्छा Q इक्वल्स टू क्या आएगा, फिर Q इक्वल्स टू आएगा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, मान लो 1 है, डिवाइड बाय 10 टू द पावर -3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और n की वैल्यू 2 लेंगे यहाँ पे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, ठीक है। तो ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 by 2 into log 10 to the power -6, है ना, -3 into 2 -6, बस हो गया। नहीं 1 अपॉन आएगा ना, अच्छा तो ये प्लस हो जाएगा आप लोगों का, सही है। तो ये इसका तो 0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप लोग यहाँ पे माइनस इंटू 0.059 by 2 into 6 into log 10 कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका फाइनली माइनस 0.059 into 3। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, तो ये अराउंड आपका माइनस में आना चाहिए, बस एक ही ऑप्शन है जिसमें माइनस है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रो, ये तो बहुत आसान सवाल था। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको याद है एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कैटायन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। तो बस एक ही ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है जहां पे ये प्लस माइनस, मतलब ये है ना सब जगह पे, लेकिन एक ही आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश था कि कैटायन कहाँ पे माइग्रेट हो ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि कैटायन माइग्रेटिंग टुवर्ड्स कैथोड, एनायन माइग्रेटिंग टुवर्ड एनोड, बाकी कहीं पे नहीं ऐसा, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर है आप लोगों का तीसरा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट, अच्छा ये वाला सवाल इनॉक्स से आपने कर लिया होगा। अगला वाला सवाल, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ आयंस मतलब ज्यादा मास का प्रोड्यूस होगा, तो जब आप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करोगे। तो बहुत आसान सवाल है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सिंपल। ठीक है, ये आपका आंसर रेडॉक्स है। देखो रेडॉक्स के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रखा है, क्योंकि रेडॉक्स का ही अगला पार्ट है आप लोगों का क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एप्लीकेशन। 92 इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट एट कैथोड एंड एनोड आर सेम व्हेन रिएक्टेंट इज, यानी कैथोड और एनोड का प्रोडक्ट सेम कहां पे, ऐसे पूछ रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे Na2SO4 में आपको सब करना पड़ेगा। तो इसमें एक्वस NaOH कैसा आंसर है, तो इसमें देखो सीधे आंसर बता रहे, क्योंकि थोड़ा हमने भी सॉल्व किया है। तो NH है, तो NH एक्वस है, तो मुझे बताओ NH एक्वस है ना, तो यहां से निकलेगा H प्लस और OH माइनस, ठीक है। और NaH में हाइड्राइड है ना, तो ये बनाएगा Na प्लस और H माइनस। तो आपको याद होगा हाइड्राइड H माइनस एनोड की तरफ जाएगा, है ना। H माइनस और OH माइनस में H माइनस का ज्यादा है ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल, तो H माइनस जाएगा। तो एनोड की तरफ एनायन जाएगा ना, तो वो H माइनस से क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। सवाल आता है कैथोड पे क्या होगा, तो OH माइनस कैटायन इसका हो गया, अभी बचा H प्लस और Na प्लस, तो दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस का ज्यादा है, तो H प्लस ही जाएगा, तो क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। यानी प्रोडक्ट क्या है, गैसेस दोनों के कैथोड और एनोड के सेम है, तो वो है एक्वस NH। बाकी सब में नहीं, एक में H2O2 मिलेगा, है ना, बाकी में अलग अलग मिलेंगे। ये वाला सवाल भी अच्छा। अगला वाला सवाल 94 नंबर का है आपका। सवाल आसान था। Al2O3 is reduced by electrolysis at low potential and high currents if 4 into 10 to the power 4 ampere of current is passed through molten Al2O3 for 6 hours. What mass of aluminum is produced? Assume 100% current efficiency, यानी जितना पास किया है उतना पूरा का पूरा यूज हुआ है,
एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27, तो ये तो पता है आप लोग। तो बस आपको लोगों को पता है कि एल्यूमिनियम इधर +3 से 3 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा एल्यूमिनियम में, यानी इसका एन फैक्टर यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद W इक्वल्स टू EIT/96500 से आपका इसका आंसर आ जाएगा। देखो करंट दिया है, टाइम दिया है, बस टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। टाइम यहाँ पे आवर्स में नहीं, बस एक ही है पूरे केमिस्ट्री में जहां पे आपको सेकंड में लेना पड़ता है, वो है फैराडेज लॉ में। और आंसर आता भी है सेकंड में, जब आएगा टाइम ना तो सेकंड में ही आता है, और जब लेना है टाइम क्वेश्चन में तो वो सेकंड में ही करना पड़ता है, बस फैराडेज लॉ। बाकी जगह पे जैसे केमिकल काइनेटिक्स में पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर बोल देते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे आता भी सेकंड में और नहीं दिया तो निकालना भी सेकंड में, है ना। तो सिंपल सी बात है। EIT अगर ये करेंगे तो इसका आंसर देखो 94 का, आप कैलकुलेशन कर लो। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा ना आपका, मोलार मास अपॉन एन फैक्टर 3 है इसका, और मोलार मास आपको पता है, ठीक है। तो इसका आंसर गिवन है आप लोगों का, देखो शायद इसका आंसर 3 है ना, एक बार कैलकुलेशन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। द EMF ऑफ गिवन, देखो ये बस मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं पे आपका जो भी क्वेश्चन गलत हुआ आप देख सकते हैं ना, इसलिए मैं आपको सीधे अपने आंसर थोड़े बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन के। EMF ऑफ गिवन सेल प्लैटिनम H2 प्लैटिनम इज, है ना, तो ये वही सवाल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल वाला ही है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में देखो एनोड पे क्या हो रहा है, H2 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। कैथोड पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है, बस 2H+ का कन्वर्जन हो रहा है H2 में। तो इधर P1 प्रेशर है, इधर इसका P1 प्रेशर है, इधर इसका P2 प्रेशर है। E0 सेल 0 होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो E सेल इक्वल्स टू E0 सेल, दैट इज माइनस, है ना, वो तो 0 है, -0.059/n इंटू, अच्छा ये अभी नेचुरल लॉग है ना, तो -RT/NF लेते हैं ना अपन, तो 2F इंटू नेचुरल लॉग ऑफ P2/P1 है ना, P2 देखो ये प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट के साइड में आएगा, ये रिएक्टेंट के साइड में आएगा, और Q क्या होता है, Q होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी P2/P1, सही है। बट इसका प्लस करेंगे तो P1/P2 हो जाएगा, दैट इज द सेकंड आंसर। वेरी गुड, आगे बढ़ते। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में क्या कौन सा रॉन्ग है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल, यस, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। उसके बाद इट डज नॉट कंपेयर द रिलेटिव रिएक्टिविटी, यहीं पे आपको समझ में, रिएक्टिविटी समझ में आती है ना हमें, और बोल रहे हैं नहीं होती है, तो ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बाकी इट कंपेयर रिलेटिव स्ट्रेंथ, हाँ ये तो सही है, H2 इज सेंट्रल, यस, है ना, रेफरेंस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द करोजन ऑफ आयरन विल बी मोस्ट रैपिड, देखो हमने सीखा है कि पानी के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये और फास्ट बनता है, लेकिन आपको पता है पानी के प्रेजेंस में ये और फास्ट बनेगा, और उसमें भी सलाइन वाटर होगा, मतलब सॉल्ट के साथ, तो और इसको बढ़ावा देगा, यानी एयर मतलब ऑक्सीजन है ना, सब आ गया उसमें, मॉइस्चर आ गया, सब सलाइन वाटर मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर है उसमें ज्यादा इसका करोजन हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 आएगा। उसके बाद अच्छा ये वाला हो गया, which colorless gas evolves when ammonium chloride reacts with zinc in a dry cell, इसमें आपको आंसर एक्चुअली NH3 करके दिया था, लेकिन जब अमोनियम क्लोराइड और जिंक का रिएक्शन होता है तो उसमें ना अमोनिया भी प्रोड्यूस होता है, H2 भी प्रोड्यूस होता है, और जिंक क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा इसमें एक्चुअली चेंज कर दिया था, ये अमोनियम प्लस का हमने एक्चुअली अमोनियम प्लस होना चाहिए था ना, इस वजह से थोड़ा गलत हो गया, इसलिए NH3 करके दिया था, लेकिन इसमें NH3 भी कलरलेस है और H2 भी कलरलेस, तो इसके 1 और 3 ऐसे 2 आंसर हमने रखे। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिव सेल, है ना, वो तो कांस्टेंट है भाई, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल। ओके, तो आपके कहां पे क्वेश्चन गलत हुए बस चेक करो, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। बाकी हमें डाउट लेके आओ अगर कुछ है इसमें, मान लो जो बताया उसमें भी कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, फोन पे बात कर सकते हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। कल मैं आप लोगों को एक आयोनिक इक्विलिब्रियम का सॉल्यूशन है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं, बाय।